अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम डेक ऑफ कार्ड गेम की एग्जांपल करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितना भी सीखा है, जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, तो वो सारे कंसेप्ट तकरीबन इसमें आ जाते हैं। तो इस एग्जांपल को अगर आप आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर आई विल हाईली रिकमेंड कि यू शुड ट्राई विद योर हैंड्स एज वेल, ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हमें इसको प्रॉब्लम को पहले समझना चाहिए। कोई भी पेपर में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बिफोर यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई थिंक यू नीड टू स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम केयरफुली, कि प्रॉब्लम के अंदर पूछा क्या गया है। तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। पहले तो आपने ये समझना है कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। वंस यू आर क्लियर कि व्हाट्स एक्चुअली आस्किंग टू इम्प्लीमेंट, तो उसके बाद आपको अपने प्रॉब्लम को उसका सूडो कोड अपने माइंड में डिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने सोचना है कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से अगर सॉल्व करना है तो उसमें कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, और सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें हैं। सो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और किस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली हर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बिलोंग टू ए डिफरेंट क्लास। सो फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10 आप ये डिक्लेयर कर दें यहाँ पे, तो x इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास। सो आप इधर लिख दें y इज इक्वल टू 20, इट्स आल्सो एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू इंटीजर क्लास। सो अब इस तरह के आप थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज क्लास एक ही है, क्योंकि उस टेम्पलेट के ऊपर आप इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 20.1 लिखा, इट मीन्स कि आप अब ये एक डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके अपने मेथड्स हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके लिए आपको एक और क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो बिल्ट इन क्लासेस हैं। ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है और ये जो है आपका फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। यू ऑलरेडी नो, यू हैव familiar with all of these basic types. So even हमने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स हैं। तो यहाँ पे मकसद ये है कि आपको ये बताना है कि आपने प्रॉब्लम को देख के ये रिकग्नाइज करना है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो कितनी डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उस प्रॉब्लम में। तो लेट्स सी डेक ऑफ कार्ड गेम्स में देखते हैं। तो इस गेम के अंदर बेसिकली आपने तकरीबन बचपन में खेली होगी ये गेम, कार्ड्स वाली। तो इसमें एक सेट ऑफ कार्ड के अंदर यानी एक सेट जो होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स एक सेट में हुए, तो उस पूरे सेट को इस बुक के अंदर वो डेक कह रहा है, यानी डेक ऑफ कार्ड, या यू कैन से सेट ऑफ कार्ड। तो कुछ गेम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा डेक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ गेम्स हैं जिसमें आप जस्ट एक सेट ऑफ कार्ड यानी 52 कार्ड से वो गेम खेल लेते हैं। बट कुछ गेम्स में आप एक से ज़्यादा डेक यूज़ करते हैं, लाइक 2 डेक यूज़ करेंगे तो 52 और 52 यानी 104 आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन वो डेक जो हैं दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो लेट्स सी, पहले तो एक डेक की बात करते हैं। वन डेक ऑफ कार्ड हैज़ 52 कार्ड्स इन वन डेक। सो लेट्स सी कि जो कार्ड है उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट्स वी वांट टू सी। तो एक तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 52 कार्ड्स हैं आपके पास। तो अब कार्ड के लिए आपको कार्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यू नीड टू हैव ए क्लास। ठीक है, बिकॉज कार्ड जो हैं वो उनकी जब आप कार्ड गेम खेलते हैं तो उनके अपने कुछ मेथड्स होंगे, अपने फंक्शंस होंगे, सेट ऑफ रूल्स जो उस गेम में डिफाइन किए गए हैं। तो वो पाइथन में बेसिक लाइब्रेरीज में नहीं है। ठीक है,
तो वो आपको उसके लिए अपनी क्लास बनानी पड़ेगी, जस्ट लाइक इंटीजर क्लास है, उसके अपने मेथड्स हैं। तो इसमें भी आप इसकी अपनी एक क्लास डिफाइन करेंगे, उससे रेलेवेंट मेथड्स डिफाइन करेंगे, उससे रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। तो उससे फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको आप कार्ड कह सकते हैं, और वो उसमें वो वाले फीचर्स होंगे जो एक कार्ड में होने चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता हो कि कार्ड्स में फ़ीचर कौन से हैं। तो इसमें दो फीचर्स हैं, किसी भी कार्ड को आप ले लें तो वो दो फीचर्स की बेस पे डिस्टिंग्विश किया गया है। एक उसका फीचर 1 है सूट, और फीचर 2 इज़ रैंक। तो सूट्स बेसिकली, लेट्स कॉपी फ्रॉम हियर इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। तो यहाँ पे मैंने ये एरे क्रिएट की है सूट नेम्स और रैंक नेम्स की, ये दो एरेज क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो सूट नेम्स में आप देखें हमारे पास 4 डिफरेंट नेम्स हैं, क्लब्स, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। इसी तरह रैंक नेम्स में वी हैव, नन को आप इग्नोर कर दें। आई विल लेट यू नो कि भाई हमने ये नन यहाँ क्यों यूज़ किया। तो रैंक जो है वो 13 है टोटल। रैंक नंबर 1 को एस कहते हैं। इसी तरह रैंक नंबर 2 को 2 ही कहते हैं, एंड सो ऑन अप टिल 10। एंड रैंक 11 को हम जैक कहते हैं, रैंक 12 इज़ क्वीन, एंड रैंक नंबर 13 इज़ किंग। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं सूट और रैंक, जिसकी बेस पे आपकी ऑब्जेक्ट्स कार्ड जो हैं, बेसिकली कार्ड भी आपका ऑब्जेक्ट है ना एक। तो कार्ड ऑब्जेक्ट इन दो एट्रीब्यूट्स की बेस पे डिस्टिंग्विश किया जाता है, ठीक है। तो 52 कार्ड्स हैं, कोई भी आप कार्ड उठा लें, इट विल हैव अ रैंक, इट विल हैव ए सूट। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि वी नीड टू क्रिएट ए कार्ड क्लास फ्रॉम वेयर वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, that objects should have properties just like the cards that are present in deck of card game. तो कार्ड क्लास का नाम कार्ड ही रख लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो दो मैंने सूट नेम्स और रैंक नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, ये बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर में इनको लिस्ट कहते हैं, बट इनका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे बेसिकली जब हम आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि कुछ फंक्शंस हम लिखेंगे जिसमें हम कार्ड का कंपैरिजन करेंगे। मतलब जब आप कार्ड गेम खेलते हैं तो उसमें कंपैरिजन होता है कि कौन सा कार्ड किस कार्ड से ग्रेटर है या लेसर है या इक्वल है एटलीस्ट। तो ये इक्वल का कंपैरिजन भी होता है। तो वो जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। ये हमने, क्योंकि हम क्लब को डायमंड के साथ कंपेयर करेंगे तो वो स्ट्रिंग के रूल्स अप्लाई होंगे, तो वी डोंट वांट। तो क्योंकि हमारी गेम के अंदर सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी दी गई है, लाइक क्लब हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी एंड देन डायमंड, after that heart, and then spade has the highest priority. So whenever we will compare the two cards in which one has the club suit, the other card belongs to the diamond suit, तो जो क्लब सूट वाला कार्ड है it will have less than diamond card. ओके, सो इंडेक्सिंग की बेस पे हम कंपैरिजन कर लेंगे, लाइक ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है। तो पाइथन को तो पता है कि 0 इज़ लेस देन 1, सो इन दैट सेंस बेसिकली कंपैरिजन जो है वो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एस जो है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है और नन इज़ प्रेजेंट एट 0 इंडेक्स। तो आप इसको नन यहाँ पे बेशक ना लिखें, आप यहाँ एस से स्टार्ट कर लें। तो ये जस्ट थोड़ा रियलिस्टिक फील देने के लिए किया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडेक्स पे एस पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में जब प्रिंट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जैक आप देखें ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो इसी तरह बाकी भी स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखे गए। तो जैक इज़ प्रेजेंट एट 11th इंडेक्स इन दिस एरे। बेसिकली जो एरे का रैंक नेम, एरे का जो इंडेक्स है वही उस रैंक की वैल्यू है। तो इसको हम कोडिंग के टर्म में एक वर्ड यूज़ होता है इन कोडिंग,
आपने डाटा को इनकोड कर दिया। यानी कि ये जो इनकोडिंग है ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इस इनकोडिंग से पाइथन को या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये इट्स फॉर योर ईज़ कि बेसिकली बैक एंड पे जो आप गेम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस गेम को आप कैसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लेट्स create the constructor of this class. So let's create here. Let's comment them for some time. Since each card has two attributes, so the first one will go here, suit and then rank. So we will assign these attributes like this. Self keyword will basically referencing the object that will call this method. So the second attribute is rank, so here it is. So this is the constructor method. So in exam there will be a 10% weightage of these comments, okay. So these some important comments should be there, like this is the constructor and suit and rank are the attributes, ठीक है। तो now we can create the object. Let's create C1 is the card object of card class. So here uncomment this and let's properly indent. It should be here, okay. So now, so I want to create the card object. One way is that I manually write like this, like its suit is spade and its rank is 1, okay. This is also good. When I will run this program, since I have not printed anything else, so let's print and see C1 dot suit. Let's see, is it stored? Yes, you can see that spade that I have. There should be a comment here that I am instantiating an object. Instantiating an object of card class, okay. So these comments are necessary so that when I evaluate your code तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आइडिया है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, जस्ट यू नो ऑल दी मेजर एंड मे बी बेसिक कंसेप्ट्स दैट आर वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कार्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया है और इंस्टेंशिएशन के वक्त हमने उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पास किए हैं इसके आर्गुमेंट्स में। These attributes will go there. The first one will go here, suit, and it will assign to this. So then you can call it like this C1 dot suit. These attributes are assigned here through constructor. Since constructor will be called implicitly after this statement, so it will initialize these attributes. So after that, actually I want you to understand the importance of these two lines, that why I have added these two encoding features in this code. So you can call these attributes. There should be a comment here. Okay, what are these? These are basically class attributes. Okay, these both are class attributes, and the class attributes can be called by
object like C1 is an object, so C1 dot suit name, and after that C1 dot rank name. Let's see what it will print. So basically suit name is an array. Okay, so it will print the whole array here. Okay, you can see. So it's not printing the attribute of C1, it's printing the basically the whole array, because this suit name is a class attribute. Okay, so here in the array you need to tell him that okay, what basically the index of C1 is present here. For example, in this page it is index is 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, और रैंक नेम्स में इसका इंडेक्स 1 का एस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखें, तो आफ्टर दैट यू विल गेट दिस। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैनुअली हम कर रहे हैं, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस तरह, तो ये आपको नेक्स्ट आफ्टर फ्यू स्टेप्स आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद लेट्स सी वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली प्रिंट C1 करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ नज़र आता है, तो ये C1 की मेमोरी बता रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी द फीचर्स ऑफ C1, तो आपको पहले एक दफ़ा बताया गया ये इट्स ए डंडर और मैजिक फंक्शन str। तो इस फंक्शन को अगर आप ओवरराइट करते हैं तो जितने भी मैजिक फंक्शन है उन सब में आपने रिटर्न करना होता है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखें, और यहाँ पे वट एवर यू वांट टू रिटर्न, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आई वांट टू रिटर्न कि जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करे सेल्फ डॉट सूट, उस ऑब्जेक्ट का जो भी एट्रीब्यूट सूट एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल रैंक लिख लेते हैं पहले, रैंक ऑफ self dot suit। तो if C1 will call this object, for example print C1, तो it should print like C1 का जो रैंक है वो 1 है और suit is spade, so it will print 1 of spades। Here you can see print C1। now you can directly print the object in your own customized way। बेसिकली C1 एक कार्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और 52 कार्ड्स जो आप इनिशियलाइज करवाएंगे वो सब के सब उनका एक दो ही एट्रीब्यूट्स होंगे, या उनका कोई रैंक होगा या सूट होगा, दोनों मस्ट हैं, यानी कि दे मस्ट हैव 2 एट्रीब्यूट्स ईच कार्ड। तो वो 2 एट्रीब्यूट्स जब आप प्रिंट करवाएं तो बस वो 2 एट्रीब्यूट्स आपको विजिबल हो जाएं, तो दिस इज इनफ फॉर अस फॉर दिस मेथड। ओके, सो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग का यूज़ भी सीख लिया या रिवाइज कर लिया अगर आपने पहले इसको देखा हुआ है। तो इसमें एक और मैजिक फंक्शन ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी वी वांट टू कंपेयर द 2 कार्ड्स इफ द 2 कार्ड्स आर इक्वल और नॉट। ओके, तो इस C2 it will be created like this। so let's use the this feature by I mean we are manually writing it, so I want to avoid this, so it can be like this like card। you can call the class attribute with the class name as well, like suit name, rank name are the class attributes, so there are two methods that you can call these, like car dot suit name, and इसका जो सूट है फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 रख लेता हूँ, और इसके रैंक डॉट रैंक नेम, रैंक इज़ 1 फॉर एग्जांपल। तो इसी तरह जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका भी फॉर एग्जांपल सेम रख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि अब क्या हो रहा है। C1 को प्रिंट करते हैं और C2 को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो इसमें देखें
C1 और C2 आर सेम एंड इसमें दोनों का जो सूट नेम है वो 2 है, तो 0 1 2 2 इंडेक्स पे हार्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो सूट नेम्स और रैंक नेम्स हैं इनको इनकोड किया गया है एरे के अंदर, उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा यही है कि आपको मैनुअली इनके नेम्स नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो आप जस्ट उसको एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे और फॉर एग्जांपल सूट सेकंड सूट है, आप 2 लिख दें, यानी आप इंटीजर में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इनकोडिंग कर दी है कि क्लब जो है वो 0 पे है, डायमंड 1 पे है, हार्ट 2 पे है, स्पेड 3 पे है। और ये इनकोडिंग रैंडमली नहीं है, ये इनकी प्रायोरिटी असेंडिंग प्रायोरिटी वाइज है। स्पेड हैज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी इन गेम। अगर कोई आप ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें प्रायोरिटी डिफरेंट है, आई डोंट नो, डिफरेंट रूल्स के साथ गेम खेली जा सकती है, तो आप उसमें प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। तो वो उसका फ़ायदा आपको लेस देन इक्वल मेथड में नज़र आएगा नेक्स्ट में। तो इसमें भी खैर आपको विजिबल हो जाएगा इक्वल में। तो लेट्स सी, आई वांट टू कंपेयर C1 एंड C2। तो कैसे करेंगे? सो फार हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। तो क्या ये वर्क करेगा इसके लिए? तो इज इट वर्किंग? इट्स सेइंग इट्स फॉल्स। यहाँ पे आप देखें दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल बट इट इज सेइंग दीज आर नॉट इक्वल। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो इक्वल टू मेथड है इट्स नॉट डिफाइंड फॉर दिस क्लास, क्योंकि हमारी कार्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिक हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, अगर हम जो वेरी बेसिक डाटा टाइप्स हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग्स, तो उनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो उनके जो उन क्लासेस के अंदर उनके मेथड्स डिफाइन हैं, तो वो उसके मुताबिक उसका आंसर कर देते हैं। बट हमारी कार्ड क्लास में कोई ऐसा मेथड डिफाइन नहीं है, तो लेट्स डिफाइन इट। तो इसको आप रैंडमली डिफाइन नहीं कर सकते, ये जो मैजिक मेथड्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल str मेथड आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, बिकॉज कि ये str मेथड ही कॉल होता है जब आप प्रिंट करते हैं, तो वो इस नेम से मेथड को कॉल करता है। तो इसको आप मेथड ओवरराइडिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जब किसी मेथड को कॉल करता है, तो वो मेथड अगर उस क्लास के अंदर डिफाइन है तो वो उसकी डेफिनेशन को लेगा। अगर वो मेथड डिफाइन नहीं है, जैसे अब यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड हम डिफाइन नहीं करते, तो ये फिर इसकी पेरेंट क्लास में जाएगा या वट एवर, जहाँ पे भी अगर कोई पेरेंट क्लास इसकी नहीं है तो वो जो भी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में क्लास है तो वो वहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। इसी तरह ये इक्वल का जो सिंबल है वो बेसिकली, इसको आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से भी लिटरेचर में देख सकते हैं कि डबल इक्वल टू एक ऑपरेटर है। तो ये जहाँ भी आप लिखेंगे ये बेसिकली इस मेथड को, इस मैजिक मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो इस मैजिक मेथड के बिहाइंड पे जो बैक एंड पे जो डिफाइन है वो उसकी डेफिनेशन बेसिक क्लासेस के लिए, बट हमारी क्लास के लिए डेफिनेशन थोड़ी चेंज है। तो लेट्स ओवरराइड दिस मेथड इक्वल मेथड। तो रिमेंबर ये ऑलवेज जो है रिटर्न करता है, तो इसमें आपने रिटर्न करनी है। जो भी आप करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट लिख के उसको रिजल्ट को आप रिटर्न कर दें। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल वी हैव टू एट्रीब्यूट्स, तो हम उनकी एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअली कंपेयर कर लेंगे, क्या वो इंडिविजुअली इक्वल हैं। तो we'll compare like this, self dot suit first attribute equal to self, sorry, other dot suit। और इसी तरह दिस एंड इज बेसिकली लॉजिकल एंड, तो इसके जो दोनों ऑपरेंड्स हैं जब वो ट्रू का सिग्नल देंगे तो देन आंसर, ओवरऑल आंसर विल बी ट्रू। अगर for example the second attribute is self dot rank equal to suit dot rank, sorry, other
डॉट रैंक। तो इसमें देखें इक्वल टू के दो ऑपरेंड्स हैं C1 एंड C2। तो ये जब इसको कॉल करेगा मेथड को, तो जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो सेल्फ की पोजीशन ले लेगा और द सेकंड ऑपरेंड इट विल टेक द पोजीशन ऑफ दिस सेकंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आप अदर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब यू कैन राइट एनी नेम, फॉर एग्जांपल C लिख लें। तो लेकिन वो ऑटोमेटिकली जब इनिशिएट होता है तो उसमें अदर लिखता है। तो नो डाउट इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट द पार्ट ऑफ लिटरेचर। ओके, तो इसमें देखें जब आपने इसको कॉल किया तो इट विल गो एंड सी क्या कार्ड क्लास के अंदर कोई इक्वल टू मेथड है। यस, दिस टाइम वी हैव। तो इट विल गो इन दिस मेथड, इट विल नॉट गो टू द डिफॉल्ट इक्वल टू मेथड। ओके, तो दिस इज मेथड ओवररिडन ऑल्सो। एक तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है और दूसरा इसमें कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग और तीसरा इसमें कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको जैसे कि पहले बताया था कि कोई भी मेथड, एट्रीब्यूट या ऑपरेटर की डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। लाइक अब हमारा कार्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए इक्वल टू की डेफिनेशन हमने चेंज कर दी है और इंटीजर के लिए इसकी डेफिनेशन इंटीजर क्लास में डिफाइन है एंड सो ऑन। तो दिस फिनोमिना इज बेसिकली आल्सो कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक फिनोमिना का नाम है, ठीक है। तो इसमें देखें सेल्फ का मतलब है C1 डॉट सूट एंड C का मतलब है C2। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं C1 और C2, इन दोनों की एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअली कंपेयर किया जा रहा है। तो बताएं फर्स्ट की जो एट्रीब्यूट है C1 डॉट सूट, तो उसमें हमने जो असाइन किया हुआ है वो ये है उसकी एट्रीब्यूट, ठीक है। और सेकंड वाले की उसकी भी सेम है। तो एट्रीब्यूट्स आर सेम, रैंक बोथ एट्रीब्यूट्स आर सेम लाइक सूट एंड रैंक। तो इट शुड रिटर्न ट्रू instead of false. Let's see. So here you can see now it's returning true. Last time when we compared without this method, let's say comment this method, so it is returning false. So false matlab I don't know what kind of definition it's following in the background, the default definition. So it's not applicable in our case. Therefore we need to override this method because we want to compare the cards, either these are equal or these are less or maybe greater. So this is how you will override. Okay, so similarly let's see another magic function. Let's say I want to see if the two cards are less. For example, I want to see if C1 is less than C2. So it's throwing an exception that this operation is not supported for the instances of card. Instance आप ऑब्जेक्ट को भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये C1 और C2 क्लास कार्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं और उसके लिए ये सपोर्ट नहीं करता मेथड। तो आपको इसका अपना डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो आपने कैसे डिफाइन करना, तो वो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है कि ये जो सिंबल है उसका लिटरेचर में किस नाम से फंक्शन है। फॉर एग्जांपल विच आप अगर इस नाम से लिखेंगे तो फिर ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। ये LT का मतलब है लेस देन, ठीक है। तो सिंस इसमें भी दो ऑपरेंड्स हैं जिन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो फर्स्ट वाला सेल्फ की जगह पे आ जाएगा और सेकंड ऑपरेंड जो है वो अदर की पोजीशन ले लेगा। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी किस किस्म की गेम आप खेल रहे हैं। तो इन जनरल जो गेम है उसके अंदर सबसे पहले सूट कंपेयर होते हैं। तो अगर इफ द सूट ऑफ C1 इज लेस देन द सूट ऑफ C2 then it will return the true regardless के रैंक उनका लेस है या ग्रेटर है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर दोनों के सूट इक्वल हो जाते हैं फिर वो देखेगा कि उनका जो रैंक है, जिसका रैंक लेस है, तो फिर रैंक की बेस पे कंपैरिजन करेगा।
तो ये वाली जो फीचर है, या तो आप दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर कर लें इफ एल्स लगा के, दैट्स आल्सो ट्रू। बट अगर आपने टपल्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया हो तो ये वाले एट्रीब्यूट्स टपल्स के अंदर होते हैं। तो टपल आप क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए टपल, और उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये टपल की उसकी सिंटैक्स है, पैरेंथेसिस स्मॉल, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ पे आप इधर भी फॉर एग्जांपल 1 और 2 कर दें। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो देखें, अब हमने एक लेस देन ऑपरेटर के इक्विवेलेंट फंक्शन, मैजिक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो अब कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। ये जस्ट आपको समझाने के लिए डिफाइन किया है कि टपल की एट्रीब्यूट्स क्या है। तो इसमें देखें, टपल बेसिकली करता क्या है कि ये जब दो टपल्स को कंपेयर करते हैं तो ये इंडेक्स बाय इंडेक्स कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स दोनों पे 1 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को पहले कंपेयर करेगा। अगर तो इसका 0 इंडेक्स पहले वाले का लेस है दूसरे से, 0 इंडेक्स वैल्यू से, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। फिर ये आगे नहीं जाएगा, नेक्स्ट इट विल नॉट गो इन द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ टपल्स जब कंपेयर किए गए तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें, इसकी ये वैल्यू बेशक आप ग्रेटर कर दें, सेकंड वैल्यू आपने ग्रेटर कर दी है, बट स्टिल ही इज रिटर्निंग ट्रू, बिकॉज वो यहाँ से उसने देख लिया कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस, ये इसके लिए काफ़ी है। तो ये टपल की एक फीचर है। इसी तरह अगर दोनों फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गए फॉर एग्जांपल, तो ये जो कि लेस का सिंबल है, इट्स नॉट द सिंबल ऑफ लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल को भी ये फॉल्स ही रिटर्न करता है, देख रहे हैं। तो बाकी ग्रेटर होगा तो डेफिनेटली वो तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप ग्रेटर कर दें, ठीक है, तो फॉल्स रहेगा। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट दोनों का इक्वल है तो फिर सेकंड एलिमेंट की बेस पे कंपैरिजन होगा। अब देखें सेकंड एलिमेंट, देखें इसका जो है फर्स्ट टपल का इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड टपल, तो आंसर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। बट अगर सेकंड एलिमेंट को मैं स्मॉल कर दूं देन आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो गए हैं, बट सेकंड एलिमेंट में जब उसने कंपैरिजन किया तो ये कंपैरिजन ट्रू हो गया, तो आंसर इज ट्रू। तो दिस इज हाउ टपल्स वर्क, और दिस इज व्हाट वी वांट। तो हम चाहते हैं कि पहले सूट की बेस पे कंपैरिजन हो, जो गेम के अंदर सूट वाली एट्रीब्यूट है अगर वो फॉर एग्जांपल फुलफिल हो रही है देन उसके मुताबिक आंसर आए। अगर सूट वाली एट्रीब्यूट्स दोनों की सेम है तो फिर वो रैंक की बेस पे कंपैरिजन कर लें। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ डॉट सूट is the second one will be self dot rank, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा अदर डॉट सूट, it's not I don't know why it's not getting other dot let's see what's happening here. I think it should have this property, बट इसमें क्या मसला आ रहा है आई डोंट नो। ये अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, लेट्स जब कंपाइल करेगा तो उसके बाद शायद कर ले। अदर डॉट सूट और अदर डॉट रैंक, तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया आफ्टर कंपाइलेशन, ठीक है। तो इसमें देखें वो जो कंपैरिजन कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो आपने C1 और C2 के ऑब्जेक्ट पास किए, सेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग C1
and other is representing C2. So it will compare the suit attribute of C1 with the suit attribute of C2. After that it will compare the rank attribute of C1 with C2. So let's change the value here. तो here suits are equal, so इसका रैंक फर्स्ट वन का रैंक कम कर देते हैं. रैंक तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे वैसे, तो इसका रैंक बढ़ा देते हैं. तो here you can see it's returning true because suits are equal but the comparison is only based on ranks and the rank of C1 is less than rank of C2. तो इसी तरह नेक्स्ट अगर आप दूसरा सिनेरियो इसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसका रैंक ग्रेटर कर देते हैं, तो आंसर विल बी फॉल्स. ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर. सो वी विल सी द रिमेनिंग पोर्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर.